अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं रमज़ईम। खबरनामे के आगाज में आपको बड़ी खबर देंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुनाल रेस्टोरेंट सील करने का हुक्म दे दिया। नेशनल पार्क मागला हिल्स में तजावुज़ात के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान हुक्म दिया कि चीफ कमिश्नर खुद जाकर आज ही मुनाल रेस्टोरेंट सील करें। हाईकोर्ट का नेवल गोल्फ कोर्स भी आज ही CDA के सुपुर्द करने का हुक्म। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा मजीद क्या हुआ आज की अदालती कार्रवाई में? रमीज, आज 3 बड़े अहकाम इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से सामने आए हैं, जिसमें पहला हुक्म तो यह है कि जो नेवल गोल्फ कोर्स है उसको आज ही सील करके कब्जा वापस CDA के सुपुर्द करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसके साथ मुनाल रेस्टोरेंट को भी आज ही सील करने का हुक्म दिया गया है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से। इसके अलावा जो 8000 एकड़ की अराजी जो फार्म्स डायरेक्टरेट की मलकियत का दावा था, जिस पर उसे भी गैर कानूनी करार दिया गया है, और ये अदालत ने वाजे कर दिया है कि वो 8000 एकड़ अराजी भी नेशनल पार्क का ही हिस्सा तस्वर की जाएगी। इसके अलावा जो आर्म फोर्सेस के 3 सेक्टर्स थे उनमें भी किसी भी किस्म की गैर कानूनी तामीरात से रोक दिया गया है, जबकि तमाम नेशनल पार्क का जो एरिया है उसकी डीमार्केशन के अहकाम भी चीफ कमिश्नर को जारी कर दिए गए हैं। चीफ कमिश्नर, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा आज तीनों अदालत के सामने पेश हुए थे, जहां पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने उन पर बरहमी का इजहार भी किया और ये उन्होंने रिमार्क किए कि इस अदालत ने कई बार फैसले दिए हैं लेकिन उन पर अमल दरामद भी नहीं किया जाता। वजीर आजम के मुआवने खसूसी को भी तलब किया लेकिन उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। गरीब आदमी तो इन सेक्टर्स पे कुछ नहीं करता, अमीर ही इस पर कब्जे करता है। नेशनल पार्क पे तजावुजात की जाती हैं और फिर अमीर की तजावुजात को रेगुलराइज कर दिया जाता है। अब हमें बताएंगे अब तक जो कुछ हुआ हो चुका, अब इसके बाद नेशनल पार्क को कैसे बचाया जाए। साथ ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि एक यूनानी ने मास्टर प्लान बनाया था लेकिन उसने तो हमारी आने वाली नस्लों का ख्याल रखा और इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया, लेकिन हमारे सर शर्म से झुक जाने चाहिए क्योंकि हमने खुद उसको तबाह कर दिया था। हम अब वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए गए हैं, सील करने का हुक्म दिया गया है नेवल गोल्फ कोर्स को भी, मुनाल रेस्टोरेंट को भी, और ये कहा गया है अदालत की जानिब से कि आज ही इसका जो शॉर्ट ऑर्डर है उसे भी तहरीरी तौर पर जारी कर दिया जाएगा, जबकि जो मजीद किसी भी किस्म की आइंदा नेशनल पार्क में कहा गया है अदालत की जानिब से कि कोई शिकायत अहम रिमार्क्स भी दिए गए अदालत की जानिब से। सुहेल, साथ ही रहिएगा, अगली खबर भी अहम है, इसकी अपडेट्स भी आपसे हासिल करेंगे। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दरख्वास्त गुजार को मशवरा दिया कि अपने MNA से कहें वो खुद पटिशन दायर करें। वज़ीर आज़म की नाअहली की दरख्वास्त लकी मरवत के रिहायशी फिदाउल्लाह ने दायर की थी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन में 16 अरकान के बिकने का बयान दिया। शेख रशीद ने भी इसकी तस्दीक की और कार्रवाई ना कर सकने की बात की। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। आसिफ अली जरदारी की न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। दौरान समाअत कमरा अदालत में मोबाइल फोन बज उठा। रिंग टोन बच्चे के रोने की आवाज थी। जज ने कहा ऐसा लग रहा है किसी का बच्चा रो रहा है। आसिफ अली जरदारी की लीगल टीम ने कहा नैब दलाइल पर बच्चे भी रो पड़े हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेते हैं। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, दीगर क्या कुछ हुआ वहां पर? सुहेल रशीद से रब्ता कायम करेंगे। आसिफ अली जरदारी की न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत में दिलचस्प सूरत हाल देखी गई। दौरान समाअत कमरा अदालत में मोबाइल फ़ोन बज उठा और ऐसे में जो रिंग टोन थी वो बच्चे के रोने की आवाज़ थी। जज ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि किसी का बच्चा रो रहा है। आसिफ अली जरदार की लीगल टीम ने कहा कि नैब दलाइल पर बच्चे भी रो पड़े हैं। आसिफ अली जरदारी की न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में दरख्वास्त जमानत पर यह समाअत थी और ऐसे में दिलचस्प सूरत हाल यहाँ पर देखी गई। दौरान समाअत कमरा अदालत में मोबाइल फ़ोन बज उठा और ऐसे में रिंग टोन बच्चे के रोने की आवाज़ की थी। जज ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि किसी का बच्चा रो रहा है। इस पर आसिफ अली जरदारी की लीगल टीम ने कहा कि नैब दलाइल पर बच्चे भी रो पड़े हैं। नैब प्रोसिक्यूटर, उसका भी जवाब सामने आया। वो ये था कि हमने तो अभी दलाइल शुरू ही नहीं किए। तो ये दिलचस्प सूरत हाल बनी। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस, आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर यह समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की बहू, पोते और पोती की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इब्तदाई समाअत की दरख्वास्त गुजारों की जानिब से राना शमीम के बेटे अहमद हसन राना अदालत में पेश हुए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने उनसे इस्तफसार किया कि जो बयानिया चल रहा है उसके मुताबिक बताया जाए कि कौन सा बेंच दबाव के नतीजे में बनाया गया। इस अदालत के साथ ऐसा मत करें। आप अपनी दरख्वास्त पढ़ें। क्या आपको ये दरख्वास्त राना शमीम ने दायर करने को कहा है? वकील अहमद हसन राना ने कहा कि दरख्वास्त राना शमीम की तरफ से नहीं बल्कि उनकी बहू, पोती और पोते की जानिब से है।
इस हवाले से केस ऑफ लॉ पेश करना चाहता हूं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि आप कह रहे हैं कि राना शमीम की साख को नुकसान पहुंचाया जाए तो राना शमीम खुद भी हतक इज्जत का दावा दायर कर सकते हैं। शाहरुख जतोई की अय्याशियां, कातिल जेल के बजाय मौज में आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। मुजरिम पर निजी अस्पताल में मेहरबानियों का मीडिया पर पर्दा चाक हुआ तो वज़ीर आला सिंध सवाल करने पर गुस्से में आ गए। तंजिया बोले अच्छी बात है मीडिया दिखाए। सानिया मरी को लेकर विफाकी मुखालफत में ये दावा भी कर गए कि शाहरुख जतोई के मामले में किसी की मौत तो नहीं हुई, जिम्मेदारों को जरूर सजा मिलेगी। डॉक्टर की इजाज़त के बगैर जो है एक निजी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है और वहाँ पर उसको तमाम तर सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। तो सर वहाँ पर आप एक सुबह चला रहे हैं सर, वहाँ पर ये चीज़ें हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? मेरे भाई किसी की डेथ नहीं हुई, किसी की डेथ नहीं हुई, किसी की डेथ नहीं हुई, किसी की डेथ नहीं हुई। कोई सर्दी में ठिठर के पूरे खानदान नहीं गए, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी बात है, मीडिया पे मुझे बड़ा फख्र है कि कल सारा दिन उन्होंने ये चलाया है। जो भी जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी। अब ये भी चलाइएगा ना, अब ये भी चलाइएगा ना। किसी की डेथ नहीं हुई, किसी की डेथ नहीं हुई, अब ये भी चलाइएगा ना। मैं भी अगर कहूँ कि इंतजामिया ने तो बड़ा अच्छा काम किया, वो निकल गए होंगे शायद पिछले रास्ते से। कसूर जो है वो किसी का नहीं है। अच्छी बात है, मीडिया चलाए, मीडिया बातें एक्सपोज करे, हम तो खुश होते हैं। मैंने ऑलरेडी कह दी, इसकी पूरी इंक्वायरी होगी, जो इसमें इन्वॉल्व रहा उसको सजा दी जाएगी, उसको सजा दी जाएगी। अब ये भी चलाइएगा ना। किसी की डेथ नहीं हुई, किसी की डेथ नहीं हुई। शाहजेब कत्ल केस का मुजरिम शाहरुख जतोई जेल के बजाय निजी अस्पताल में शाहाना जिंदगी गुजारता रहा। कमर की तकलीफ में दाखिल हुआ, इलाज के बहाने 8 माह तक कयाम किया। अस्पताल में LCD और फ्रिज समेत तमाम सहूलतें मैसर थीं। मीडिया पर खबर चली तो जेल मुंतकिल किया गया। कत्ल के मुजरिम को जेल से बाहर निकालने की इजाजत किसने दी? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। शाहजेब कत्ल केस के जिस मुजरिम को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो 8 माह से जेल के बाहर गिजरी में वाक़े निजी अस्पताल में जिंदगी के मजे ले रहा था। ये मुजरिम कोई और नहीं, मशहूर ज़माना शाहजेब कत्ल केस का मरकजी किरदार शाहरुख जतोई है, जिसकी सजाए मौत को सिंध हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। शाहरुख जतोई ने जेल से बाहर रहने के लिए कमरुल इस्लाम नामी गैर मारूफ अस्पताल का इंतखाब किया, जहां प्राइवेट अस्पताल के 18 फीट लंबे और 12 फीट चौड़े कमरे में उसे AC, LCD और फ्रिज से लेकर जिंदगी की हर आसाइश मुयस्सर थी। अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर मुइन हमदानी के मुताबिक शाहरुख जतोई को कमर की तकलीफ की वजह से अस्पताल में रखा गया। तकरीबन 7-8 माह और बीमारी जो इनिशियली जिसकी वजह से वो एडमिट भी रहा है, वो बैक के का कुछ इश्यू था। तो लाइक आई सेड वो एग्जैक्टली क्या वो डिजीज थी वो डॉक्टर बेहतर बता पाएंगे, लेकिन कुछ इश्यू इनको बैक का ही था। अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर का दावा है कि शाहरुख जतोई को अस्पताल में दाखिल करने के लिए मुतल्लिका महकमों की मंजूरी हासिल थी। सिक्योरिटी की इजाज़त के बगैर डॉक्टर भी शाहरुख जतोई से नहीं मिल सकते थे। कुछ अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि हमारे पास, जो मैंने आपसे भी शेयर की हैं, दिखाई हैं। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का हो गया, सिंध पुलिस का हो गया और एक और डिपार्टमेंट का हो गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक शाहरुख जतोई को गुज़िश्ता बरस 5 मई दोपहर 1:05 पर एडमिट किया गया। जिस प्राइवेट कमरे में रखा गया उसका यौमिया किराया 10 से 15,000 रुपए था। शाहरुख जतोई के लिए अस्पताल के बजाय 3 वक्त का खाना घर से लाया जाता था। अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर का दावा है कि शाहरुख जतोई को अस्पताल में रखने के लिए मुताल्लिका महकमों की मंजूरी हासिल थी, लेकिन महकमा दाखिला के ज़राए ने इसकी तरदीद की है और कहा है कि जेल इंतजामिया को इख्तियारात हैं कि किसी कैदी को अस्पताल भेज सकती है, और अस्पताल इंतजामिया अगर कैदी को दाखिल करना चाहे तो तहरीरी तौर पर जेल इंतजामिया को आगाह करती है। इस हवाले से महकमा सेहत के ज़राए का कहना है कि मुजरिम को अदालती अहकामात के बगैर अस्पताल मुंतकिल ही नहीं किया जा सकता, और इजाज़त मिलने की सूरत में भी मुजरिम का इलाज सरकारी अस्पताल में ही किया जाता है। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई को निजी अस्पताल से पीर की सुबह 10 बजे जेल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन मुजरिम की जेल से बाहर मौजूदगी ने मुतल्लिका इदारों पर सवालात उठा दिए हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मंसूर मुगैरी, मुदस्सर नज़ीर के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। खबरों में आगे दिखाएंगे गलियात में मुश्किलात। पैसे खिलाओ, सजा के बावजूद जेल से बाहर मजे उड़ाओ। जेलों में कैद मुजरिमों की अंदरूनी कहानी सिर्फ समा पर। हाई प्रोफाइल केसेस के मुजरिम
कैसे जेल से हस्पताल मुंतकिल होते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, तो इदारे अब मुतहर्रिक हो गए हैं, बताइएगा किस तरीके से तमाम तर सूरत हाल होती है? जी बिल्कुल, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इस मामले पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं कि जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उसके मुल्जिमान कैसे अस्पताल मुंतकिल होते हैं। जो कुछ अहम शवाहिद उनके सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि हाई प्रोफाइल केसेस के मुल्जिमान जो है वो लाखों रुपए रिश्वत देते हैं जेल इंतजामिया को, जिसके एवज उनको इजाजत दी जाती है कि वो बाहर जाकर किसी अस्पताल में कमरा ले सकें। पहले तो लाखों रुपए जेल इंतजामिया के अस्पताल के जो अमला होता है वो वसूल करता है ये पैसे, और ये कहकर कि जेल इंतजामिया ये पैसे वसूल करती है कि मुल्जिमान को शदीद खतरा लाहक है उसकी जान को, और उसको कोई बीमारी में वो मुब्तला है जिसका इलाज कराने के लिए उसे निजी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जब ये दरखास्त बना ली जाती है डॉक्टर्स की जानिब से, जिसके बाद किसी भी मुल्जिम को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। 2 पुलिस एहलकार उसके साथ जेल पुलिस के डिप्लॉय होते हैं उस निजी अस्पताल में, लेकिन वो कोई कारकर्दगी नहीं दिखा रहे होते हैं। आने जाने की इजाजत होती है किसी भी शख्स को, बाकायदा घर से खाना जो है वो उनको फराहम किया जा रहा होता है, और वो एक निजी होटल के मजे जो है वो उड़ा रहे होते हैं। उस वक्त उनके दोस्त रिश्तेदार रात गए या दिन के औकात में भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो ये निजी अस्पताल कम होटल्स के कमरे जो है वो ज्यादा बन जाते हैं। तो इसमें जेल इंतजामिया से लेके जो जेल का अमला है और जो अस्पताल होता है वो तमाम जो है वो एक सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू इनको पैसे मिलते हैं, और ये लाखों रुपए का एक सिस्टम है जिसके बाद ही एक मुल्जिम जो है वो जेल से बाहर आता है और वो अपनी सजा काटने के बजाय उसको बीमारी में कन्वर्ट करा के और किसी अस्पताल में सिर्फ इलाज का बहाना बना के रुका हुआ होता है। जी ठीक है, अहमद रहमान खान तफसीली तौर पर हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। कोरोना फैलाव की शरह 18.1 तक जा पहुंची। माहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता रोज रिपोर्ट होने वाले केसेस में 80% ओमिक्रॉन के हैं। महकमा सेहत सिंध की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता रोज 4469 टेस्ट किए गए। सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 940 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें से 805 का ताल्लुक कराची से है। 150 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 17 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। लाहौर समेत पंजाब में कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म ने पंजे गाड़ लिए हैं। 343 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, बताइएगा आदाद-ओ-शुमार। देखिए, महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक जिनियाती तर्जुमे में पंजाब भर से गुज़श्ता रोज मजीद 25 ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा लाहौर से 21 केसेस सामने आए हैं। 15 दिसंबर से लेकर गुज़श्ता रोज तक जो ज्यादातर केसेस हैं वो ओमिक्रॉन के ही रिपोर्ट हो रहे हैं। अब इनकी जो कुल तादाद है जिनियाती तर्जुमे में वो 343 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक जो जिनियाती तज्जिया किया जा रहा है उससे वायरस की अक्सरियत रिपोर्ट होने वाला जो किस्म है उसका पता लगाया जाता है। गुज़श्ता 24 घंटे में लाहौर में 332 कोरोना केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पंजाब भर से 388 केसेस जो है वो सामने आए हैं। जी ठीक है दानियाल उमर, एक और खबर है उसकी तफसीलात भी आपसे जान लेते हैं। हुकूमत के सेहत कार्ड पर हर बीमारी का इलाज होगा, इस हवाले से भी बता दें। देखें, हर बीमारी का इलाज जो है वो हुकूमत के सेहत कार्ड पर ना होने का इंकशाफ हुआ है। ये जो सेहत कार्ड नया पाकिस्तान सेहत कार्ड हुकूमत की तरफ से दिया गया है और लाहौर डिवीजन में इसका आगाज किया है, उस पर कोरोना और डेंगू का इलाज नहीं हो सकेगा। बर्फबारी, ज़लज़ले, सैलाब समेत किसी भी कुदरती आफत में जख्मी होने वाले लोगों का इलाज भी सेहत कार्ड पर नहीं होगा। साथ ही साथ दहशतगर्दी में अगर कोई जख्मी होता है उसका इलाज भी सेहत कार्ड पर मुमकिन नहीं होगा। ना तो इस सेहत कार्ड पर ओपीडी में जाकर कोई शख्स अपने आप को चेकअप करवा सकता है, ना ही अपने दांतों का इलाज करवा सकता है, और ना ही सेहत कार्ड पर नफ्सियाती बीमारियों का इलाज हो सकेगा। जी बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका। हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के तहत पहला 1 विंडो सेंटर इस्लामाबाद में खोल दिया। तालीम, रोजगार, बिलासूद कर्जे, वजीफे और दीगर सहूलतें अब एक ही छत के नीचे मयसर होंगी। सानिया निश्तर कहती है कि कोशिश है जल्द अज जल्द मुल्क भर में 1 विंडो मराकज कायम किए जाएं। विंडो सेंटर की सूरत में उसका जो पहला मॉडल है वो हमने इस्लामाबाद में सितारा मार्केट में बनाया है, जहां एहसास की तमाम सहूलियात एक छत के नीचे मौजूद हैं। इस 1 विंडो सेंटर में एक लंगर खाना भी खुला हुआ है, ताकि जो लोग दूर दराज से आते हैं वो अगर उनका 5-6 घंटे यहाँ लग जाएं तो वो आराम से इज़्ज़त से खाना भी खा सकें। इस चीज़ पे वज़ीर आज़म की ख़ास हिदायत है। बाहर एक पनाहगाह की गाड़ी भी खड़ी होती है, ताकि अगर कोई बहुत दूर से आए
और उसको इस सेंटर में काफ़ी देर लग जाए तो वो शाम को पनाहगाह भी जा सकते हैं। पाकिस्तानियों से 18 अरब रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड की तहकीकात जारी है। इस सिलसिले में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऑनलाइन नेटवर्क बाइनेंस ने FIA से रब्ता कर लिया है। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, बताइएगा इस अहम पेशरफ से मुतालिक। जी देखिए कि बड़ा मामला है ऑनलाइन फ्रॉड का, जिसमें 18 अरब रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो किया गया है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी है जो कि बाइनेंस, उसने FIA से रब्ता कर लिया है। FIA ने पहले उनको एक लेटर अरसाल किया था कि इस जो 11 मोबाइल ऐप्स हैं जिसमें ये ऑनलाइन ट्रेडिंग कराई जाती थी, जो गैर कानूनी तौर पर कराई जाती थी, और फिर अचानक ये तमाम ऐप्स बंद हो गई, जिसमें पाकिस्तानियों के 18 अरब रुपए जो है वो डूबे। तो इस हवाले से FIA ने बाइनेंस को एक लेटर लिखा था। बाइनेंस की जानिब से उसका जवाब मौसूल हो गया FIA को, और उनका ये कहना है बाइनेंस का कि कोई 2 रुकनी कमेटी उन्होंने तश्कील दी है जो कि FIA के अफसरान से मुसलसल मावनत करेगी और उन 11 एप्लीकेशंस के हवाले से बताएगी कि कौन उनको ऑपरेट कर रहा था और उसके पैसे कहां मुंतकिल किए जा रहे थे, जो कि बैक एंड में बाइनेंस के जरिए जो है वो चलाए जा रहे थे। तो उनकी तमाम तर तफसीलात जो है वो अब बाइनेंस फराहम करने के लिए तैयार है FIA को। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया अहमद। मरी में सयाहों से ज़्यादा किराया वसूल करने पर होटल सील कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में कहा है कि DC रावलपिंडी ने ज़्यादा किराया लेने पर निजी होटल सील कर दिया है। निजी होटल एक रात का 20,000 रुपये किराया वसूल कर रहा था। होटल मयारी ना होने और सहूलियात के फुकदान के बिना पर सील कर दिया गया। गलियात में रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज़ भी जारी। सिविल अस्पताल के अतराफ की सड़कों पर ताहाल बर्फ का ढेर जमा है। अस्पताल आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे आतिफ कुयूम से। इस वक्त मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ हॉस्पिटल में। यहाँ पे एक डॉक्टर जो है वो मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो इसके ऊपर क्या कहती हैं कि उनको यहाँ पे क्या मुश्किलात दरपेश हैं। मरीज आ रहे हैं, एक इमरजेंसी नाफिज है यहाँ पे, तो आपके पास ये रास्ता वगैरह नहीं खुला हुआ, क्या वजह? मरीज़ बिल्कुल आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद है। हमारे पास मेडिसिन्स भी हैं, हम फुली इक्विप्ड हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल से मेन रोड से हॉस्पिटल आने का जो रास्ता है वो ताहाल अभी तक GDA वाले उसको अभी खोल नहीं सके, तो थोड़ा सा पेशेंट्स को आने में प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन फिर भी हमने सुबह से काफ़ी सारे पेशेंट्स हमने यहाँ पे रिसीव किए हैं और हमने उनको ट्रीट किया है। यहाँ पे मुकम्मल तो हॉस्पिटल जो है वो ढकी हुई है, गाड़ी इनकी ढकी हुई है, बाकी चीज़ें सारे रास्ते ढके हुए हैं। सिर्फ उन्होंने अपना जो कॉरिडोर है और उसकी सीढ़ियाँ वगैरह हैं उसको जो है यहाँ पे खोला है। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। ASI नवीद 10 घंटे तक मदद के लिए पुकारता रहा लेकिन इंतज़ामिया उस तक ना पहुँच सकी। सानहा मरी में जहाँ बहक पुलिस अफसर के कज़न तैयब गोंदल ने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में होश रुबा इंकशाफात कर दिया। उसने बताया SHO मरी से लेकर वज़ीर आज़म तक सब लोगों को फंसे होने की इत्तला दी मगर कोई रेस्क्यू के लिए ना आया। हुकूमती नाअहली का अंदाज़ा होता तो अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद चले जाते। तफसीलात इस रिपोर्ट में। और कहीं 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार कर दें, बल्कि 20 हो गए थे, तो मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पड़े। पहला राब्ता हुआ था शाम को 6 बजे। मरी में सानिहा जन्म ले रहा था मगर इंतजामिया जगाने के बावजूद गफलत की नींद से ना जागी। मैंने कहा वेरी बैड सिचुएशन, खुदा का वास्ता सिर्फ मेरी फैमिली नहीं है। जब मुझे उनकी तरफ से इतला मिली तो सबसे पहला जो मेरा मैसेज था वो प्राइम मिनिस्टर को था, उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद को था, उसके बाद फवाद चौधरी को था, फिर CPO साजिद कियानी को था। ASI नवीद मदद के लिए पुकारता रहा। उसके अपने महकमे के अफसरान ने भी मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा किया। भाई ने मुझसे नंबर मांगा, नवीद भाई ने, उन्होंने कहा कि नंबर तो ज़रा दें SHO मरी का। मैंने साजिद कियानी साहब का भी नंबर दिया, CPO साहब का भी नंबर दिया, SHO मरी का। जब उन्होंने SHO मरी को फ़ोन किया तो SHO मरी कहते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, आपको बाद में फ़ोन करता हूँ प्लीज़। ASI के कज़न के मुताबिक अफसरान से राब्ते का सुनकर नवीद मुतमईन हो गया। जहाँ नवीद साहब की गाड़ी स्टक थी उसके इर्द गिर्द ही सारी अमवात हुई। उसके इर्द गिर्द सारी अमवात हुई। ये जो 23 डेथ्स हैं सारी उसी ये वो लोकेशन मैं इनको तकरीबन 11-12 बजे ये लोकेशन मैं भेज चुका था और 4 बजे इन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई थी। 4 बजे मैंने सेटिस्फाइड कर दिया था नवीद साहब को कि आप परेशान ना हो। और 4 के बाद आपका राब्ता नहीं हुआ। 4 के बाद वो गाड़ी में सो गए। तैयब गोंदल को इस बात का भी अफसोस है कि उसने हुकूमत पर भरोसा क्यों किया।
जिस इलाके में मैं मौजूद था वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पे नवीद साहब की गाड़ी फंसी थी। अगर मुझे आइडिया होता कि सिचुएशन इस हद तक चली जाएगी तो यकीन माने कि मैंने बच्चों को अपने कंधे पे उठा के ले आना था, मैंने पैदल चले जाना था, मैंने इस गवर्नमेंट पे बिलीव नहीं करना था। तैयब गोदल ने दावा किया कि सड़कों से बर्फ हटाने वाली मशीनें तो मौजूद थीं, लेकिन अमला कहीं मौजूद ना था। एक बार फिर मौत के साए, कहां बताएंगे कुछ देर बाद। कौमी एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज की वतन वापसी के लिए बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू कर दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सुलेमान शहबाज की हवालगी के लिए बरतानवी हुकूमत को बाकायदा दरख्वास्त दे दी है। ये दरख्वास्त 31 दिसंबर को भिजवाई गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुलेमान शहबाज पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों को मतलूब हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासों समेत दीगर अहम केसेस हैं। अदालतों में भी उनके खिलाफ केसेस ज़ेर समात हैं, इसलिए उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। हुकूमत बताने से कासिर है कि IMF से क्या मुआहदे हुए। स्टेट बैंक के गवर्नर को पाकिस्तान का वाइसराय क्यों बनाया जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर चढ़ाई, कहा आज मुल्क का सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा बैरून मुल्क कंपनीज चला रहे हैं, मगर हैरत की बात है कि अदालतें खामोश है। उन्होंने मौजूदा दौर में होने वाली कानून साजी को एक ऑर्डिनेंस की मार करार दिया। मुल्क की आला अदालतों से तवक्को करता हूँ जो अदालतें एक चलती हुई हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म को ताहयात सियासत से इस बात पर नाअहल कर सकती हैं कि उसने एक कंपनी की डायरेक्टर फीस नहीं ली। आज वही अदालतें इस बात पे खामोश बैठी हैं कि इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, सदर, वज़रा बैरून मुल्क कंपनियां चला रहे हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और उनमें भी खुर्द बुर्द कर देते हैं। और जो खुर्द बुर्द 2013 के बाद हुआ उसका कोई हिसाब नहीं है। अभी जब वो रिकॉर्ड सामने आएगा तो फिर आपको हकीकत नजर आएगी कि इमरान खान और PTI ने इस मुल्क में कितनी करप्शन की है। हुकूमत जवाब देने से कासिर है कि उसने क्या वादे IMF से किए हैं। ये बताने से कासिर है कि वो स्टेट बैंक के गवर्नर को पाकिस्तान का वाइसराय क्यों मुकर्रर कर रही है। यहाँ जो कानून साजी की जाती है अवाम पर मजीद बोझ के लिए की जाती है, उसमें अवाम को मुफाद नहीं है। ये कवानीन इंशाअल्लाह कल एक ऑर्डिनेंस की मार होंगे, एक दिन की मार होंगे। 22 अफराद जहाँ भाग हो गए मरी में। सितम ज़रीफ़ी ये है कि वज़ीर-ए-आज़म से लेकर उसके वज़रा से लेकर वज़ीर आला पंजाब तक और 18 जो किराए के जिन्होंने अपने स्पोक्समैन रखे हुए हैं, एक शख्स भी हमदर्दी का एक लफ्ज जो जहाँ भाग हुए उनको ना कह सके। आज तक ये पता नहीं है कि जिम्मेदारी किसकी है। ये हालत आज मुल्क के अंदर गवर्नेंस की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने वज़ीर आला पंजाब को घुघू घोड़ा करार दे दिया। मुराद अली शाह से कारकर्दगी पर मुज़ाकरे का चैलेंज भी दे दिया। सानह मरी पर फवाद चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा कर डाला। समा के नुमाइंदे इमरान भट्टी को खुसूसी इंटरव्यू में जहांगीर तरीन के जहाज को सिंध की सरजमीन पर लैंड करने की पेशकश भी कर दी। PTI का बंदा बिठाया हुआ है, अपना जो कह दो तो खड़ा हो जाता है और कह दो तो बैठ जाता है। और वज़ीर-ए-आज़म उसको वसीम अकरम प्लस कहते हैं। मैं कुगू कोड़ा कहती हूँ। उन्होंने साबित किया। चारों वज़रा आला को बिठा लीजिए, चारों को बोलिए कि अपने अपने सूबों का जो भी आपने इस वक्त तक काम किया है या फिर आपका क्या विजन है, आप चारों को बिठा के आप आवाम के सामने बिठा लें, आप ओपन फोरम कर लें। वो जो वजीर मौसूफ जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना ट्वीट किया लोगों को उकसाया जाने पर और सराहा और ये उसको लिंक किया मुल्क की तरक्की के साथ, क्योंकि वो ट्वीट जो है वो मुजरिमाना गफलत है। वो ट्वीट FIR वारंट करता है, उस पर FIR कटनी चाहिए। जहांगीर साहब ने कहा कि मेरा जहाज कहीं भी जा सकता है, कहीं भी लैंड कर सकता है। पीपल्स पार्टी का रनवे उनके लिए दस्तयाब होगा उनका जहाज लैंड करने के लिए। जी, उनके जहाज के पायलट्स अगर लैंडिंग के लिए सिंध की सरजमीन को बेहतर समझेंगे तो वो बेशक वहाँ लैंड कर सकते हैं। लोगों की इनकम पे असर हुआ है, कम हुई है। बिलावल साहब की इनकम पे मैं पूछ रहा हूँ कि उनकी जो इकोनॉमी है उस पर कोई असर पड़ा है महंगाई? बिल्कुल मुतासिर है, बिल्कुल मुतासिर है। बिलावल साहब को पता है महंगाई है तभी तो निकल रहे हैं। वो तो कह नहीं रहे इमरान खान की तरह के सुकून आपको कब्र में मिलता है, ये तो नहीं कह रहे ना खुदा ना ख्वास्ता। कराची ने बोरी बंद लाशों की सियासत देखी है, कराची ने भत्तेखोरी की सियासत देखी है, कराची ने बंदूक की सियासत देखी है। मुस्तफ़ा कमाल साहब या इनके जैसे कोई और इस तरह की अब सियासत कर सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट बिल के जरिए इख्तियारात छीन लिए गए। पीपल्स पार्टी की अकरबा परवरी का फायदा मुल्क दुश्मन एजेंसियां उठाएंगी। मुस्तफ़ा कमाल की नैब कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले आज सिंध इंसानों के रहने की बदतरीन जगह है।
13 सालों में सिंध में 10,242 अरब रुपए मिले और आज सिंध इंसानों के रहने की बदतरीन जगह है। 2300 अरब रुपए इन्होंने सिर्फ ये बताते हैं कि हमने एजुकेशन पे खर्च किए, 17 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर है। पिछले 70 सालों से सिंध का वजीर आला तो हमारे सिंधी भाइयों में से हैं और जब सिंध के महरूम लोग इनसे अपनी महरूमी का रोना रोते हैं तो ये कहते हैं कि ये पंजाब हमारे साथ ज्यादती कर रहा है और जब ये अपने करप्शन करके जब ये फारिग होते हैं तो नौजवानों को कहते हैं हथियार उठाओ, सिंधु देश का नारा लगाओ, सिंध को अलग करो। यहाँ की पीपल्स पार्टी की तमाम अकरबा परवरी की वजह से इन महरूमियों का फायदा पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसियां उठाएंगी। परमानेंट हल ये है पाकिस्तान का कि 18वीं तरमीम में एक और तरमीम करने की जरूरत है। अपने हुकूक लेने के लिए मैंने 30 जनवरी को तिब्बत सेंटर पर कराची के लोगों को आवाज दी है, वो आएंगे, वहां से हम पैदल चलना शुरू करेंगे। वजीर आला हाउस जाकर ये बातें जो मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि फिल फॉर 2001 का बल्दियाती कानून नाफिज करो और पाकिस्तान में 3 आईनी तरामीम करो। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। इससे बड़ा और कोई एग्जाम्पल इंसानियत का नहीं हो सकता कि जो इंसान अपनी ज़ात से निकल के और लोगों के लिए एहसास करके और अपना लख्ते जगह जो उसके दिल का टुकड़ा था उससे डोनेशन दे देनी, मेरा ख्याल है इससे बड़ी कुर्बानी का जिक्र नहीं हो सकता। आप अभी तक हम यहाँ जितने लिवर ट्रांसप्लांट और जितने किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं वो नॉर्मली लाइव डोनर्स, कोई अपना एक गुर्दा दे देता है, कोई अपने लिवर का पीस दे देता है। इस तरह की डोनेशन आज से पहले कभी नहीं हुई। बात करनी इसलिए बहुत ज़रूरी थी कि हमें बतौर कौम इस चीज़ पे काम करना होगा, हमें इसके बारे में सोचना होगा कि कल खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो और फिर कोई ऐसा मसला सामने आए तो हम भी इस तरफ ज़रूर सोचें। क्योंकि आपके सामने 2 बंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने रिसीव किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको सेहत और ज़िंदगी दे। वो आपके सामने इस वक्त सेहतमंद बैठे हुए हैं। हमने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं किया था, हम चाहते थे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी, ये वक्त ने भी साबित कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर हुकूमत पर तीर चला दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौलाना फजलुर रहमान तो पहले भी मार्च करते रहे हैं, पीपल्स पार्टी दोबारा PDM का हिस्सा नहीं बनेगी। इन-हाउस तब्दीली आपको नजर आ रही है? इंशाल्लाह। सर, क्या पीपल्स पार्टी दोबारा PDM का हिस्सा बनने जा रही है? मुझे नहीं पता बेटा, मैं नहीं समझता हूँ कैसा हो। मुलाकातें जारी हैं सर। बिलावल साहब 27 को निकल रहे हैं, मौलाना 23 मार्च को। क्या समझते हैं हुकूमत 23 मार्च तक रहेगी? मैं तो चाहता हूँ कि ये हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी और अब तो तारीख ने प्रूव कर दिया है, वक्त ने प्रूव कर दिया। मौलाना के मार्च तक हुकूमत खैर की नजर आ रही है आपको? हाँ, मार्च तो मौलाना साहब पहले भी करते रहे। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फराहम करेगा। मशीनें जनवरी से अप्रैल तक दी जाएंगी। बात कर लेते हैं जहीर अली से। जहीर, आगा कीजिए। जी बिल्कुल, जो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को तफसीलात भेजी गई हैं वो समा को मसूल हुई है, जिसके मुताबिक 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए वजारत साइंस फराहम करेगी और 3100 जो मशीनें वो इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात है उसमें मेयर के इंतखाबात के लिए इस्तेमाल होंगी, जबकि 800 जो EVM है वो बैकअप के तौर पर इलेक्शन कमीशन अपने पास रखेगा। और जो जनवरी और जो फरवरी में ये 50 मशीनें भेजी जाएंगी, जबकि अप्रैल के पहले हफ्ते में 2000 मशीनें और 25 अप्रैल को 1850 मशीनों की आखिरी की इलेक्शन कमीशन को भेजी जाएगी। बहुत शुक्रिया जहीर अली आपका। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज फिर पार्लियामेंट हाउस में होंगे। सेनेट में सानिया मरी जबकि ऐवान ज़ेरी में मिनी बजट पर बहस की जाएगी। कौमी असम्बली में आज निजी कार्रवाई का दिन है, ताहम गुज़श्ता रोज़ ही हुकूमत की दरख्वास्त पर आज का एजेंडा मुअत्तल करके सिर्फ मिनी बजट पर बहस कराने की तहरीक मंजूर कर ली गई थी। चीफ विप आमिर डोगर का कहना था कि अरकान मंगल और बुध को मालियाती ज़िमनी बिल पर इजहार ख्याल करेंगे, जिसके बाद वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन बहस समेटेंगे।
सेनेट इजलास में आज कायमा कमेटी बराए खजाना की मिनी बजट बिल पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। अरकान की जानिब से बिल अपनी सिफारिशात के साथ कौमी असम्बली को भेजने की तहरीक मंजूर किए जाने का भी इम्कान है। 100% बजट के मुकाबले में पहले 6 माह में इदारे मुकम्मल बजट खर्च ना कर सके। पंजाब हुकूमत मुख्तस बजट का सिर्फ 25% बजट ही खर्च कर सकी है। बजट के इस्तेमाल की तेज़ रफ्तारी कहाँ रही, बात कर लेते हैं शाहीन मिशाल से। शाहीन, आगाह कीजिए। 100% बजट जारी करने के बावजूद पहले 6 माह में इदारे मुकम्मल बजट खर्च नहीं कर सके हैं। पंजाब हुकूमत पहले 6 माह में मख्सूस बजट के मुकाबले में सिर्फ 25% बजट का इस्तेमाल कर सकी है और सबसे ज्यादा जो बजट इस्तेमाल हुआ है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब के आबाई इजला में फंड खर्च हुआ है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के जिला डेरा गाजी खां में फंड के इस्तेमाल की शरह 32% रही है, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आबाई जिले मियांवाली में अब तक बजट का जो इस्तेमाल रहा है वो 28% रहा है। लाहौर में मख्सूस जो बजट था उसके मुकाबले की शरह भी बहुत कम रही है। यह है कि बजट खर्च करने का सबसे ज्यादा तनासुब वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के जिलों में रहा है। बहुत शुक्रिया शाहीन मिशाल आपका। लापता शहरी केस में इंचार्ज CTD के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मामला बाजियाब शहरी मोहम्मद नदीम पटेल सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश हो गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला, हमने सख्त नोटिस लिया मगर पता चला कि शहरी तो पहले ही वापस आ चुका है। लापता शहरी केस में इंचार्ज CTD के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मामला बाजियाब शहरी मोहम्मद नदीम पटेल सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश हो गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला, हमने सख्त नोटिस लिया मगर पता चला लापता शहरी तो पहले ही वापस आ चुका है। तो अहम ये समाअत थी जो कि कराची रजिस्ट्री में जारी है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने स्पेशल ब्रांच पुलिस हैदराबाद में जाली भर्तियों पर बरतरफ 48 पुलिस एहलकारों की अपीलें मुस्तरद कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि एक ज़बान के अखबार में इश्तिहार शाया करना दूसरों के साथ ज़्यादती है। तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने स्पेशल ब्रांच पुलिस हैदराबाद में जाली भर्तियों पर बरतरफ 48 पुलिस एहलकारों की अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। अदालत की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि ट्रिब्यूनल ने जालसाजी साबित होने पर बरतरफ क्या हम कैसे बहाल कर दे। दोबारा इश्तिहार शाया होने पर सिर्फ 11 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी। PSL 7 के टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। मैचेस के टिकट ऑनलाइन और निजी कुरियर आउटलेट पर भी दस्तयाब होंगे। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान से। हुज़ैफा बताइएगा। जी रमीज, जिस तरह आपने बात की कि आज 1:30 बजे से जो है वो टिकटों की फरोख्त शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन भी मिलेंगे और निजी कुरियर कंपनी भी मिलेंगे, लेकिन इस वक्त एक ठीक है, हुज़ैफा खान हमें आगाह कर रहे थे PSL 7 जो कि अब स्टार्ट होने वाला है और ऐसे में उसकी टिकट्स की फ़रोख्त आज से शुरू हो गई है। मैचेस के टिकट ऑनलाइन और निजी कुरियर आउटलेट पर भी दस्तयाब होंगे। टिकट की कीमत 250 से 3000 रुपये तक रखी गई है। PSL 7 का आगाज़ 27 जनवरी को नेशनल स्टेडियम कराची से होगा। शाहिद खान आफरीदी पावर हिटिंग कोच बनने के लिए तैयार है। अब्दुल रज़ाक को भी ओहदे के लिए अच्छी चॉइस करार दिया। पावर हिटिंग कोच का आइडिया अच्छा है। बूम बूम न सिर्फ खुद ओहदे पर काम करने के लिए तैयार हैं, बल्कि अब्दुल रज़ाक का नाम भी तजवीज़ कर दिया। कभी भी ज़रूरत पड़ेगी PCB को, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल हाजिर रहूँगा। ये जो पावर हिटिंग का जो कोचिंग का एक कॉन्सेप्ट या उन्होंने कोई सच इसको डिस्कशन में आई है ये चीज़, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपके पास अब्दुल रज़ाक हैं, हिटिंग उसकी आउटस्टैंडिंग हिट हैं। प्रोग्राम गेम सेट मैच में सवाल हुआ, जनूबी अफ्रीका ने PSL के लिए खिलाड़ियों को NOC क्यों ना दी? पाकिस्तान तो हर मुल्क को सपोर्ट करता है। जब पाकिस्तान टीम टूर कर रही थी, जब साउथ अफ्रीका में थी, साउथ अफ्रीका से मैचेस चल रहे थे, उनके 2, 3, 4 प्लेयर तो चले गए थे IPL खेलने, तो उनको वहाँ पे ख्याल नहीं आया। आगे कोई एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो कि डिस्कस करनी पड़ेगी रमीज भाई को हर बोर्ड्स के साथ। डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा ने कहा, PSL बहुत अच्छा ब्रांड है, सबको PSL 7 का इंतजार है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।